हम मना करेंगे तो कोई और उठा लेगा। साहब, इसमें आपका फायदा है, हमारा फायदा है, सभी का फायदा है। और ओवरलोडेड ट्रक चलाने में खतरा भी तो कितना है। एक्सीडेंट का डर नहीं लगता? अब इतना ओवरलोडेड ट्रक इतनी स्पीड से चलेगा तो कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रक के नीचे आ सकता है। भाई साहब, अब जिंदगी और मौत एक ट्रक ड्राइवर के हाथ में थोड़ी है, वो तो सब किस्मत का खेल है। हाँ, फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो क्या, हिट एंड रन? हाईवे पर ये सब होते रहता है साहब, पर हम लोग रुकते नहीं है। रुकेंगे तो खुद अपनी जान जाएगी। अब पब्लिक के हाथों फंसेगा कौन? और पुलिस? साहब, पता है ना, हिट एंड रन, एक्सीडेंट, सबको पता है ऐसा होता है। अब पुलिस एक एक्सीडेंट केस में अपना टाइम थोड़ी न बर्बाद करेगी। केस फाइल करेगी और फाइल में ही रहेगी। फाइल दब जाएगी और दब दब के सड़ जाएगी, किस्सा खत्म। विक्रम सक्सेना ने ना तो इस ट्रक में कहीं जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी और ना ही वो खुद ट्रक ड्राइवर बनना चाहते थे। दरअसल वो एक ट्रक की तलाश कर रहे थे, एक किलर ट्रक। सॉरी प्राची, वो कुछ मेल कर रहा था। आप आ कब रहे हैं? अरे बोला तो था परसों। परसों? पर आपने तो कहा था कि कल शाम तक यहाँ आ जाएंगे। सॉरी, शायद डेट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन परसों तक पक्का आ जाऊंगा। आपके विपिन भैया बहुत नाराज होंगे आपसे। अरे भैया भाभी को तुम संभाल लो ना, एक दो जरूरी असाइनमेंट्स है, इन्हें बीच में छोड़ के नहीं आ सकता। अच्छा, आदित्य आ गया? हाँ, वो शाम तक यहाँ पहुँच रहा है। तो टेंशन मत लो, वो सब कुछ संभाल लेगा। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, परसों शाम तक आप मुझे यहाँ चाहिए बस। हाँ, आ जाऊंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब काम करने दो, नहीं तो परसों का तरसों हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। बाय, लव यू। मम्मा 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 मम्मा, क्या कहा पापा ने? परसों शाम तक आ जाएंगे। ये पापा भी ना। अच्छा चलो देखो, बताओ मेरी मेहंदी कैसी है? बहुत सुंदर। ताई जी। आदित्य, प्रणाम ताई जी। कैसे है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। कितनी देर से आया तू? छुट्टी मिलते ही आ गया ताई जी। आदित्य, अरे अरे संभाल के, मेरी मेहंदी मत बिगाड़ देना। तू संभाल, मेरी टी शर्ट मत खराब कर देना। कितना लंबा हो गया तू। अरे आदित्य, मम्मा। आ गया तू? अभी आया। ये क्या, इतना दुबला क्यों हो गया? तुम दोनों क्या मेजरिंग टेप लेकर बैठे हो? एक बोल रही इतना लंबा हो गया, एक बोल रही इतना दुबला। मम्मी। अच्छा अच्छा, अब अंदर जाके हाथ मुंह धो ले और कुछ नाश्ता कर ले। हाँ मम्मी, राजेश भैया कहाँ हैं? वो तो अपने रूम में ना शादी की शेरवानी ट्राई कर रहे हैं। ये ले भाई। बाबा दूल्हे राजा, शेरवानी में बड़ा जच रहे हो। पहले आदित्य आ गया तू। कैसा भाई? अरे देखना यार, ये शेरवानी बड़ी अनकंफर्ट सी हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि घोड़ी कैसे चढ़ूंगा। अरे वो हम चढ़ा देंगे, तू चिंता मत कर। फिर आप बस ऊपर बैठे रहना पुतला बनकर, स्टैचू पोजीशन में। हम लोगों को हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में मेरी तो हालत खराब हो जाएगी शेरवानी में। भाई तेरी हालत देख के ना नाचने में और मजा आएगा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। आदित्य बेटा, आ गया तू? कैसा बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ ताई जी। राजेश, तेरा सूट तो ठीक है ना बेटा? पापा सूट नहीं, शेरवानी है ये। हाँ, वो जो भी है बेटा, अब सपना ने जो पसंद किया वही है ये। ताया जी, सपना भाभी ने राजेश भैया की शेरवानी 2 इंच टाइट सिलवा दी है। अब तो राजेश भैया को 2-4 दिन डाइटिंग करनी पड़ेगी, तभी फिट होगी ये शेरवानी। टाइट है क्या बेटा? पापा मजाक कर रहे हैं ये लोग। बेटा तेरे पापा नहीं आए? कुछ दिन पहले फोन किया था, तब भी वो कह रहा था कि परसों आऊंगा। आज फोन किया, तब भी वो बोल रहा है परसों आऊंगा। उनका परसों कौन सा परसों है, वो तो भूल भुलैया है। तू सच में बहुत पतला हो गया। पापा, अब आप भी मत शुरू हो जाओ। स्विमिंग कैसी चल रही है तेरी? ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब? पापा, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी गुड, लेकिन स्विमिंग मत छोड़ना। तुम नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो, इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाना चाहते? हाँ पापा,
लेकिन मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, लेकिन स्विमिंग को निग्लेक्ट मत करो। तुम स्विमिंग में बहुत अच्छे हो, और फिर आर्मी में तो स्विमिंग चैंपियंस को भी सिलेक्ट करते हैं। 17 साल के आदित्य की आंखों में कई सपने थे। वो सपने जो उसने अपने लिए देखे थे, उसके माता पिता ने भी उसके लिए कई सपने देख रखे थे। वो अपने कजन राजेश की शादी में आया हुआ था। पूरा परिवार शादी की खुशियों में मशगूल था। राजेश की बारात निकल चुकी थी। दिन था 14 मई 2009। विक्रम जी, आपके बेटे की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। एक्सीडेंट का केस है। यहाँ पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। किसी शादी की बारात थी। बोल रहे थे कि किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया। सर, सबसे पहले तो उस ट्रक वाले ने मेरे भतीजे आदित्य को टक्कर मारी। जब मेरे बेटे का दोस्त थ्रू उसे बचाने गया तो वो ट्रक वाला उसे भी कुचल कर चला गया। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका वहां पर। किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? 742X, बस इतना ही याद है सर। हाँ, मैंने भी देखा था और कुछ नोट नहीं कर पाया। 742X यूपी का ट्रक था क्या? पहले के लेटर्स याद है? सर, किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम लोग ये सब देखकर एकदम शॉक में थे। हमारे बच्चे सड़क पर पड़े हुए थे। ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधरः अक्षैव पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षी प्रदुर्भवः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडे कर्म बंधने। पापा, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे संभाल के, मेरी मेहंदी मत बिगाड़ देना। तू संभाल, मेरी टी शर्ट मत खराब कर देना। देखिए, हमने हिट एंड रन का केस फाइल कर दिया, लेकिन हम अभी तक ट्रक को ट्रेस नहीं कर पाए। सर, हमने नंबर तो दिया था 742X। विक्रम जी, क्या है कि जब ये ट्रक वाले एक्सीडेंट कर देते हैं तो जब तक मामला ठंडा ना हो जाए कुछ दिनों के लिए ये अपना रूट बदल देते हैं। हो सकता है कुछ महीने भी लग जाए। सर, नंबर आपके पास है,
आप ट्रक को ट्रेस कर सकते हैं। पुलिस का नेटवर्क इतना स्ट्रांग तो होगा ही। देखिए, आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, और वैसे भी वो कम शातिर नहीं होते। ना तो ट्रक का पता लगता है और ना ही उसके ड्राइवर का। इतनी जगह नाकाबंदियां होती हैं, इतने सारे चेक नाका हैं, कहीं से तो गुजरा होगा वो ट्रक। उस ट्रक ने जिन 2 बच्चों को कुचला है, उसमें से एक मेरा 17 साल का बेटा था और दूसरा उसका दोस्त जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। दोनों बच्चे थे सर। उनकी आंखों में जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने थे। विक्रम जी, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय तो लगता ही है ना। वैसे भी हिट एंड रन के केसेस इतने आसान नहीं होते। आप भरोसा रखिए, हम आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। पर आपने तो हिट एंड रन का केस लिखा है। हिट एंड रन का केस ही तो बनता है। ये एक मर्डर था सर। पहले उसने मेरे बेटे को मारा, फिर उसके दोस्त ध्रुव ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक उसे भी कुचलकर आगे चला गया। देखिए विक्रम जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा गया है। हम ट्रक को ट्रेस कर रहे हैं। आप इससे ज्यादा और क्या जानना चाहते हैं? 5 दिन बीत चुके हैं। अब तक आप ना उस ट्रक को ढूंढ पाए और ना ही उसके ड्राइवर को, जिसने मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा था। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके बेटे और उसके दोस्त की जान गई है, लेकिन ये बात आप 25 बार कह चुके हो। क्या मैं इस बात को चुपचाप मान लूं कि एक ट्रक मेरे बेटे और उसके दोस्त को कुचल कर चला गया? ऐसा तो होता रहता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होता है। सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब आप भी तो बारात के साथ थे। हो सकता है कि बारात ने सड़क पर ज्यादा जगह घेर रखी हो और ड्राइवर को संभलने की जगह ना मिली हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती बारातियों की थी या आपके बेटे या उसके दोस्त की थी। विक्रम जी, आप खुद सोचिए, कोई जानबूझकर किसी पर ट्रक क्यों चढ़ाएगा? उसने पहले ट्रक से मेरे बेटे को धक्का दिया और जब ध्रुव ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो उसने ट्रक को ध्रुव के ऊपर चढ़ा दिया। क्या ये इंटेंशनल नहीं था? विक्रम जी, हम अपना काम कर रहे हैं और बेहतर होगा अगर आप हमें हमारा काम करने दें और बार बार यहाँ आकर आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। सिद्धेश जी, आदित्य मेरा इकलौता बेटा था और ध्रुव आपका। हम दोनों ही समझ सकते हैं कि हमने क्या खोया है। मैं जानता हूं कि ध्रुव आप दोनों का सहारा था, आप दोनों का ख्याल रखता था। मैं और मेरे बड़े भाई विपिन दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक कहिएगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? इस गम में तो हम दोनों एक साथ शामिल हैं। सर, एमडी सर जानना चाहते हैं कि आप कब तक लौटेंगे? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा बेटा मारा जा चुका है और यहाँ की पुलिस उसके किलर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन एमडी सर को क्या बोलूँ? उन्हें क्या टाइम फ्रेम बताऊँ? जैसे ही मुझे कुछ अंदाजा लगेगा मैं खुद तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ओके सर। विक्रम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि तुम काम पर लौट जाओ। भाई सब सही कह रहे हैं। हम सब इस तरह टूट गए तो कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। कोई मेरे बेटे को कुचल कर चला जाए और मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहूं। पुलिस का कहना है कि वो अपना काम कर रही है, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। पुलिस की जो भी डेवलपमेंट्स होंगी
मैं उन्हें फॉलो अप करता रहूंगा। भैया पुलिस कुछ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ विक्रम, लेकिन अब हमारे यहाँ के कायदे कानून ही ऐसे हैं, तो अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैं उस ट्रक को और ट्रक ड्राइवर को ढूंढूंगा जिसने मेरे बेटे की जान ली, उसके दोस्त की जान ली। हाँ भाई साहब, उस ड्राइवर को ढूंढना ही होगा। वो ऐसे कैसे दो लोगों को कुचल के जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे रोड पर इतने सारे लोग ही नहीं दिखे और उसने अपने ट्रक को कंट्रोल ही नहीं किया? आई विल फाइंड हिम। विक्रम सक्सेना ने खुद ही उस ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। उन्हें उस ट्रक और उसके ड्राइवर का पता लगाना ही था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये तलाश उन्हें कहां ले जाने वाली है। उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना एक ऐसे करप्ट सिस्टम से होने वाला है जहां हर गैर कानूनी काम को बहुत ही लापरवाही के साथ नजरअंदाज किया जा रहा था। इधर आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या? आसपास तो नहीं, पर थोड़ी दूरी पर सरकारी साइट पे काम चल रहा है। मतलब ये जो रेती पत्थर और लोहे के ट्रक जा रहे हैं सब वहीं पे जा रहे हैं? हो सकता है साहब, आसपास और कोई काम तो नहीं चल रहा है। विक्रम तू क्या कर रहा है? भाई साहब, मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का विजिटिंग कार्ड चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पास उनका विजिटिंग कार्ड तो होगा ही। बताएगा तू कर क्या रहा है? मैं उस ट्रक को और ट्रक ड्राइवर को ढूंढना चाहता हूं। कहाँ जाना है? डीएम साहब ने भेजा है, कुछ चेकिंग करनी है। नहीं सर, ट्रक वालों से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मटेरियल सप्लायर ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है और कुछ ट्रक्स को रोज के काम के हिसाब से किराए पर रखा जाता है। रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? ट्रक्स के आने का कोई तो रिकॉर्ड होता होगा ना? हाँ सर, कौन सा माल आया उसके हिसाब से रिकॉर्ड रखा जाता है। मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं। एक मिनट सर। ये लीजिए सर। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, बस रूटीन चेकिंग है।
चाय मिलेगी? बिल्कुल सर। ये लीजिए सर। थैंक यू। ये ट्रक ड्राइवर्स को काम पे कैसे रखा जाता है? ज्यादा कुछ मालूम नहीं सर, सप्लायर लोग ही ये सब कुछ देखते हैं। अगर इसमें से किसी ट्रक को या ट्रक ड्राइवर को ढूंढना हो, मतलब किसी पर्सनल काम के लिए, तो कहाँ मिलते हैं लोग? हाईवे पे एक ढाबा है, ये सारे ट्रक ड्राइवर्स वहीं मिलते हैं, उनका एसोसिएशन भी वहीं से काम करता है। थैंक्स नागेश, मैं चलता हूँ। वेलकम सर। मनोहर गुप्ता? हाँ जानता हूँ, शायद उसका खुद का ट्रक है। कहाँ मिलेगा मनोहर गुप्ता? आपको ट्रक चाहिए? मुझे बोलिए, मेरा है। नहीं नहीं, मुझे मनोहर से कुछ काम था। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, यहाँ पास में एक कोठी का रीडेवलपमेंट करवाना है, तो एक ट्रक तो चाहिए ही होगा ना माल लाने और ले जाने के लिए। अरे साहब, मैं करके देता हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो हो ही, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मनोहर का खुद का ट्रक है, तो डील सस्ते में हो जाएगी। मैं भी सही डील करके दूंगा साहब, और मेरा ट्रक भी नया है। और तो और साहब, आपको ओवरलोडिंग की कोई टेंशन नहीं होगी। मनोहर का ट्रक पुराना है क्या? हाँ साहब, ठीक ठाक है, लेकिन एक बात बोलूँ साहब, मनोहर बहुत पीता है, गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत पीता है, और बहुत झंझट वाला आदमी है। लेकिन मिलेगा कहाँ वो? ये तो नहीं पता साहब, आप चाहो तो पास के धर्म कांटे पे देख सकते हो, वहाँ उसका चक्कर पक्का लगता होगा। बैठिए बैठिए ना। एक गोपी, एक चाय लेके आना और बढ़िया वाले बिस्किट भी। साहब, क्या बात है साहब? ऐसी कौन सी गलती हो गई इस गरीब आदमी से? नहीं नहीं चौबे, ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन चेकिंग है, रसीदों के रिकॉर्ड देखने हैं। साहब, आपस में मिल बैठ के सुलझा लेते हैं ना। हम वो भी कर लेंगे। एक बार रसीदें देख लूं? जी बिल्कुल। लीजिए। चौबे, 6 टायर वाले ट्रक में 30 टन का सामान अलाउड किया हुआ है, ये तो गलत है ना? साहब, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, और आप इतना डीप में क्यों घुस रहे हैं साहब? आप तो चाय पीजिए, और कुछ मंगवाऊं आपके लिए? एक पैकेट सिगरेट मिलेगी? अरे क्या साहब, एक तो खातिरदारी करने का मौका दे रहे हैं और पैसा देकर पाप में गिरा रहे हैं।
प्राची, वो ट्रक ओवरलोडेड था। कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा सामान था उसमें। वो ड्राइवर चाहता तो भी एक्सीडेंट को रोक नहीं सकता था वो। विक्रम, हमने अपना बेटा खो दिया है, तो अब इस सब से क्या होगा? एक बार अपनी हालत तो देखिए। मैं अब आपको खोना नहीं चाहती विक्रम। प्लीज, रागिनी की खातिर मेरे लिए आप बस कीजिए। ये सिर्फ 17 साल का बच्चा था। कितने सपने थे इसकी आंखों में। अभी जिंदगी भी शुरू नहीं की थी इसने। विक्रम, ये सब हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अब हमें इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। मैं इसे चुप नहीं बैठ सकता प्राची। हो सकता है उस ट्रक ड्राइवर ने कंस्ट्रक्शन साइट और धर्मकांटा के रजिस्टर पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखा हो। मेरे ख्याल से मैं उस तक पहुंच चुका हूं। उसका नाम मनोहर गुप्ता है। इससे हमारा बेटा वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर वो आदमी पकड़ा गया तो क्या हमारा आदित्य हमारे पास वापस आ जाएगा? नहीं, पर इसकी वजह से शायद किसी और को अपना आदित्य न खोना पड़े। पर आपने और आपके भाई ने जो नंबर बताया था वो 742X था। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, या फिर उस ट्रक वाले ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जानबूझकर गलत नंबर डाला हो। मिस्टर विक्रम सक्सेना, आप क्यों हमें हमारा काम नहीं करने देते? आप क्यों बार बार नई थियरी लेकर यहाँ आ जाते हैं? और हो सकता है आप किसी गलत आदमी के पीछे पड़े हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप पता तो कीजिए, आप साबित तो कीजिए कि मैं गलत हूं। हो सकता है इसी तरह से असली गुनाहगार हाथ लग जाए। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे अपने तरीके से, लेकिन आप इस सब से दूर ही रहिए। और वैसे भी आप पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं मिडिल ईस्ट में नौकरी करता हूं। मैं अब तक वापस ज्वाइन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूं जिसने बड़ी ही बेरहमी से मेरे बेटे और उसके दोस्त का खून कर दिया, और वो अब भी आजाद घूम रहा है। आप उसे मौका दे रहे हैं कहीं और ऐसे ही एक्सीडेंट करने का। हो सकता है इससे पहले भी इसी तरह से कई सारी जानें गई हूं। अब वापस जाकर अपनी नौकरी कीजिए और मुझे मेरी करने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हमारा काम हमसे बेहतर कर सकते हैं, then do it at your own risk. अपने बेटे की मौत का दुख सीने पर उठाए विक्रम सक्सेना ने उस ड्राइवर को ढूंढना अपना मिशन बना लिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि इस एक्सीडेंट केस की छानबीन करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें यह भी पता चला कि हर तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और वो भी अथॉरिटीज की नाक के नीचे। विक्रम सक्सेना की बात सुनने को कोई राजी नहीं था, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। क्या साहब, आप रोज चक्कर लगाते हो और कोई गाड़ी तो उठाते नहीं हो। मैं पहले सब कुछ ठीक से देख लेना चाहता हूँ, फिर तय करूंगा। अब आपको तो केवल मनोहर गुप्ता का ट्रक चाहिए, और वो पिछले 2 हफ्तों से इधर आया ही नहीं। कहाँ मिलेगा वो? ऐसा क्या सुन लिया आपने मनोहर गुप्ता के बारे में? लो, आ गया बिरजू। ये मनोहर गुप्ता का दोस्त है। इसको मालूम होगा कि मनोहर गुप्ता कहाँ रहता है। अरे बिरजू, इधर आ। हाँ, इन साहब को मनोहर से मिलना है। तू जानता है वो कहाँ रहता है? हाँ साहब, अब चलिए हमारे साथ। मनोहर के गांव के बाहर छोड़ देंगे आपको। पहले खाना खा ले। हाँ हाँ ठीक है। छोटू चल फटाफट खाना खा लेते हैं। साहब पता है ना, हिट एंड रन, एक्सीडेंट, सबको पता है ऐसा होता है। अब एक्सीडेंट केस में पुलिस अपना टाइम थोड़ी न बर्बाद करेगी। केस दर्ज होगा, फाइल में पड़ा रहेगा, फाइल दब जाएगी और दब दब के सड़ जाएगी, किस्सा खत्म।
क्या हुआ साहब? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। आपके साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इतना वेट, इतने टन, ओवरलोडिंग, डर नहीं लगता पकड़े गए तो? अरे साहब, यहाँ सबको जीना है और जीने के लिए सबको पैसा चाहिए। यहाँ आंखें खुली रखने से जितना पैसा नहीं बनता, उससे कहीं ज्यादा आंखें बंद रखने से बनता है। तुम्हारे पास फोन नंबर होगा मनोहर गुप्ता का? अरे छोटू, मोबाइल से मनोहर भैया का नंबर निकाल दो। थैंक्स बेटू। ये 17 नंबर मकान कहाँ पे है? उधर दूसरी गली में। थैंक्स। आपको मनोहर के घर जाना है? मुझे 19 नंबर में जाना है। मनोहर कौन है? नहीं, मुझे लगा कि आपको मनोहर के घर जाना है। पहले ही आपसे पूछा था कि मनोहर के घर जाना है क्या, तो आपने मना कर दिया था। मुझे मनोहर के बारे में जानना है। उसके चक्कर में मत पड़ो साहब, बहुत ही उल्टी खोपड़ी का आदमी है, एक नंबर का शराबी है, दिन भर पीता रहता है। आप पुलिस वाले तो नहीं हो ना? नहीं। अभी 3 दिन पहले इस मनोहर ने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारा, उस बेचारी को जलाकर मार डाला। पूरा गांव जानता है
लेकिन वो इतना खतरनाक है कि कोई उससे उलझना नहीं चाहता। पुलिस ने भी आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन सब जानते हैं कि इसने अपनी बीवी को मारा है। साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मानो इस मनोहर से 2 हाथ दूर रहो तो ये अच्छा है। 44468989। ओके, थैंक यू। ये नंबर वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज का ही है। थैंक्स। क्या मैं पूछ सकती हूँ विक्रम, आप क्या कर रहे हैं? मुझे वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज में कोई टॉप लेवल का कांटेक्ट चाहिए, दिलवा सकती हो? विक्रम, पापा हमें डर लग रहा है, आप समझते क्यों नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो? रागिनी, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आदित्य और ध्रुव का खूनी पकड़ा जाए। पुलिस कुछ कर नहीं रही है और आप। रागिनी, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे आसपास कितने गैर कानूनी धंधे होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस। लेकिन जब उन्हीं वजहों से हमारा कोई अपना मारा जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमें कुछ करना चाहिए था, बहुत पहले ही। कितनी ही जाने गई अब तक इसी लापरवाही की वजह से, जिन्हें बचाया जा सकता था। प्राची, क्या तुम वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज में किसी टॉप लेवल के ऑफिसर से मुझे मिलवा सकती हो? Mr. Saxena, you may go in. Last cabin from the left. जी हाँ, ये वाइटल का ही नंबर। लेकिन मिस्टर सक्सेना, आई एम सॉरी, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड नहीं दे सकता। उसके लिए हमें पुलिस का या कोर्ट का एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। मिस्टर प्रमोद, मुझे इस नंबर का सिर्फ 1 दिन का रिकॉर्ड चाहिए। 14 मई 2009 शाम 6 से 9 बजे तक। मिस्टर सक्सेना, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको ऐसे ही कॉल डिटेल नहीं दे सकता। देखिए, मैं आपकी वाइफ प्राची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जी कने की एक बेहतरीन और बहुत अच्छी डीलर है। इनफैक्ट मैं उन्हें हमारी कंपनी के बोर्ड पर एज ए डीलर भी अपॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो करने के बाद भी मैं अगर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्ड देता हूँ, आई लूज माई जॉब। दिस इज नॉट लीगल। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर सक्सेना। मिस्टर प्रमोद, मैंने 17 साल का बेटा खोया है। उसे एक ट्रक कुचलकर चला गया। उसे रोकने के लिए जब एक 22 साल का लड़का उस ट्रक के सामने आया तो ट्रक ने उसे भी बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। ड्राइवर चाहता तो ट्रक को रोक सकता था, दूसरी जान बच सकती थी। मैंने पता लगा लिया है कि वो ट्रक कौन सा था और ड्राइवर कौन था। मुझे बस एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। लेकिन ये काम पुलिस का है। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो इस केस को हिट एंड रन का केस बनाकर फाइल को दबा देना चाहते हैं। अब तक न ट्रक हाथ लगाया और ना ही उसका ड्राइवर। गैर कानूनी तरीके से ट्रक्स की ओवरलोडिंग जारी है। ऐसे ट्रक कहीं भी किसी को भी मारकर चले जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। आप ही बताइए, क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? जिन पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे पास सिवाय इसके और कौन सा रास्ता बचता है कि मैं ही सारे सबूत इकट्ठा करूं? प्लीज मिस्टर प्रमोद। ठीक, अब परसों आ जाइए। कम डे आफ्टर टुमारो, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर प्रमोद। ये शकील सर, एमडी सर पीछे पड़े हुए हैं, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आप कब तक ज्वाइन करने वाले हैं सर? जल्द, बहुत जल्द। फिर भी सर कब तक? हफ्ता या 15 दिन। सर एमडी सर पूछ रहे हैं। वकील, मैं बहुत जल्द ज्वाइन कर लूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज।
ये आदमी गुरुदेव रोड पर ही था जहां से बारात गुजरी थी। इसी ने मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद, थैंक यू सो मच। मैंने आदित्य और ध्रुव के किलर को ढूंढ लिया है। विक्रम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम जो कुछ भी कर सकते थे तुमने कर लिया, तुम बाकी सब पुलिस पे क्यों नहीं छोड़ देते हो? हाँ भाई साहब, मैं ये सब कुछ पुलिस को ही दे दूंगा। एटलीस्ट अब तो वो लोग कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अगर अब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे आप? आप समझते क्यों नहीं है कि देश के बाकी लोगों की तरह हम भी आम इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप ये सब आदित्य के लिए करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना हमारा काम नहीं है, उसके लिए पुलिस है। सर, ये ट्रक मनोहर के घर के बाहर पार्क्ड है। ये है वो ड्राइवर मनोहर गुप्ता। उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखवाया। उसने धर्म कांटा के ऑफिस में भी ऐसा ही किया। उसके ट्रक में 30 टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। वो 6 पहिए वाला ट्रक है। उसमें मैक्सिमम 9 टन वेट अलाउड है, हर पहिए के हिसाब से 1.5 टन। ये 9 नवंबर 2005 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ट्रकों की ओवरलोडिंग बैन हो चुकी है। ऐसा करना गैर कानूनी है, इसलिए ऐसे ट्रक को पकड़ना और उस पर कानूनी कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये सर, ये है मनोहर गुप्ता का फोन नंबर 44468989। ये वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज का नंबर है और ये है उस नंबर का कॉल रिकॉर्ड। इससे साफ पता चलता है कि वारदात के वक्त वो ट्रक गुरुदेव रोड पर ही था जहां पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा बेटा आदित्य और उसका दोस्त ध्रुव मारे गए। क्या आपके लिए उसे अरेस्ट और इंटेरोगेट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं? हमें जो एक्शन लेना होगा हम ले लेंगे। सर, आप उसे अरेस्ट करेंगे या नहीं? मैंने आपसे कहा ना, जो एक्शन लेना जरूरी होगा हम ले लेंगे, बाकी आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सर, आप कब तक एक्शन लेंगे? आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? सर, मैंने ये केस फाइल किया है, इसलिए मुझे जानने का ये पूरा अधिकार है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लें, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। हम आपको हमारे एक्शन के बारे में तब बता पाएंगे जब आप हमें हमारा काम करने देंगे। थैंक यू सर। सर फिर है सर, करने दो जो करता है। मुझे आपको सारी डिटेल्स दिए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। देखिए, इस सब में थोड़ा समय लगता है। पर क्यों? उस हादसे को हुए 2 हफ्ते हो गए, तब से आपने कुछ नहीं किया। सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए, आपको लाकर दिए, उसे भी 2 दिन हो गए। फिर आपको एक्शन लेने के लिए और टाइम क्यों चाहिए? अब हमारे पास सिर्फ आपका ही तो केस है नहीं, हमारे पास और भी बहुत से काम है। मतलब मेरी कंप्लेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ये एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है और हमारे पास और भी बहुत से केसेस हैं, और आपको पता भी है हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे केस एक साथ इन्वेस्टिगेट कर सकें। रिसोर्सेज नहीं है मतलब? अब देखिए, आपका ये मनोहर गुप्ता जिसको आप मुजरिम ठहरा रहे हैं, वो पास में तो रहता नहीं। उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें उसके घर जाना होगा, और उसके लिए हमारे पास गाड़ी है नहीं। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो आप चाहते हैं कि उसे अरेस्ट करने के लिए, उसके घर पर जाने के लिए मैं आपको एक कार अरेंज करके दूं? गाड़ी किराए पर उठाने के लिए सरकार मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो देती नहीं, इसलिए देखना पड़ता है कि कौन सा केस कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमें गाड़ी मिलती है। ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए कार अरेंज करके दूं?
ताकि आप उसे जाकर अरेस्ट कर सकें? जी जरूर। आपने कंप्लेंट दर्ज की है और आप चाहते हैं कि एक्शन हो। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उनके पास आरोपी को पकड़ने के लिए गाड़ियों की कमी है और विक्रम सक्सेना से गाड़ी का इंतजाम करने के लिए भी कहा। आपने हमें एड्रेस दे दिया तो आगे हम संभाल लेंगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हमारा काम हमें करने दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। टैक्सी वाला मैडम साहब ने बुलाया था। साहब आपने जो पता दिया था वो लोग तो वहां गए ही नहीं। फिर कहाँ गए थे वो लोग? आगे से राइट लो। पहले इंस्पेक्टर साहब के घर गए, फिर वहां से एक रेस्टोरेंट, बहुत देर तक अंदर ही थे, फिर थोड़ा घूमे फिरे, उसके बाद मैंने उन्हें थाने छोड़ दिया। मतलब वो मनोहर के घर के पास भी नहीं गए? जी नहीं साहब। अगर मनोहर गुप्ता घर पर था ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आप वहां गए ही नहीं। मैं पिछले 3 दिन से आपको कार अरेंज करके दे रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है आप लोग कहां कहां गए थे। आप मनोहर गुप्ता के घर के आसपास तक नहीं गए। देखिए, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाइए, उसे अरेस्ट कीजिए, इंटेरोगेट कीजिए और फिर जो एक्शन लेना है ले लीजिए। एक्शन तो मैं लूंगा और अब आप देखेंगे कि मैं क्या एक्शन लेता हूं। सर, मेरा बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था। वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। उसका दोस्त ध्रुव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अपने माँ बाप का सहारा था वो। और बदले में हमें लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी से ये मिलता है कि वो सभी इलीगैलिटीज के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक मर्डर के केस को हिट एंड रन का केस बताकर उस केस को क्लोज करना चाहते हैं। देखिए, मुझे उस ऑफिसर से बात करने दीजिए। सर, बेहतर होगा कि आप उससे बात करें, क्योंकि अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं सारे सबूत लेकर मीडिया के पास जाऊंगा, और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जमीन और आसमान को एक कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, मुझे कंसर्न ऑफिसर से बात करने दीजिए, ये पता करने दीजिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं देखती हूँ, आप बैठिए। हेलो। बेटा तो गया, अब किसको खोना चाहते हैं? कौन बात कर रहे हैं? ये बाकी सब भी अगर गाड़ी के नीचे आ गए तो फिर कौन कंप्लेंट करेगा? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अबे ये सवाल पूछने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। हेलो हेलो। इस सब से क्या हासिल होगा, बता सकते हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ।
हेलो हेलो, देखो तुम बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ट्रिपल 4322। राशिद, देखो ये जरा, ये नंबर किसका है? जी सर। विक्रम जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप जाइए अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी हम तो यहाँ अपना काम कर ही रहे हैं। आपने मनोहर गुप्ता को अरेस्ट किया है? टीम गई है, और वैसे भी आपने बात बड़े साहब तक पहुँचा दी। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप जैसे पढ़े लिखे और शरीफ लोगों के लिए सब करना इतना सेफ नहीं है। आपने अपना बेटा खोया है, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, और भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो, पर जो हो गया है उसे भूल जाइए। मैं भी यही चाहता हूँ, किसी को भी अपना बेटा ऐसे ना खोना पड़े। अरे सर, दुनिया की परवाह छोड़ो। आपको क्या लगता है कि आपकी इस तरह स्ट्रगल करने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस रह रह के बीच में आप फंस जाओगे। साहब, ये सारे नंबर पीसीओ के हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि फोन करने वाला कौन है। ठीक है, तुम जाओ। लो, अब क्या करें? अब पीसीओ से फोन करने वाले हर आदमी के घर की तलाशी ले कि पूरी पुलिस फोर्स पीसीओ पे तैनात कर दे? और इतनी फोर्स भी कहाँ है? विक्रम जी, मैं तो कहूंगा कि आप ये अननोन नंबर से फोन उठाना बंद कर दें, प्रॉब्लम खत्म। बड़े अधिकारी के पास शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ट्रक ड्राइवर मनोहर गुप्ता नहीं पकड़ा गया। विक्रम सक्सेना का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नहीं मिला मनोहर गुप्ता, तलाश जारी है। अब ड्राइवर आदमी है, एक जगह तो ठहरता नहीं। हमने कहा था आपसे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने हम पर भरोसा नहीं किया, ऊपर तक कंप्लेंट कर दी। अब हम एक्शन ले रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? जब हाथ आएगा तो पकड़ लेंगे। देखिए, ना तो आप टेंशन लीजिए और ना ही हमें दीजिए। मैं विक्रम सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, आप कौन सा नया सबूत लगा आपके यहाँ? मनोहर गुप्ता थोड़ी देर में एक साइट पर डिलीवरी देने जाने वाला है, बिन्नौर बाईपास के लेफ्ट वाले रोड पर। कुछ ही देर में वो यहाँ से गुजरेगा। आपको कैसे पता? मुझे पता है। आप उसे अरेस्ट करेंगे या फिर मैं एसपी साहब को कॉल करके बोलूं कि मैं प्रेस को यहाँ बुलाकर धरने पर बैठ रहा हूँ? चल भाई, टीम रेडी कर। ये सक्सेना इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। क्या विक्रम जी, कहाँ है आपका मनोहर गुप्ता? आता ही होगा। नहीं आया तो? आप जानते हैं ना कि आप सरकारी अधिकारियों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आएगा।
मुझे लगता है वही है। नीचे उधर। साहब बात क्या है? बोला ना नीचे उधर। उधर नीचे। आखिर वो ट्रक ड्राइवर मनोहर गुप्ता पकड़ा गया और उसका ट्रक भी हिरासत में ले लिया गया। पर अब भी कार्यवाही की गाड़ी के पहिए बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि कौन से सवाल करने हैं और कैसे तहकीकात करनी है? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आपने उससे पूछताछ की। जब टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा और मुझे इसके बारे में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बाहर ट्रक देखा, उसकी नंबर प्लेट नहीं है, पुरानी बदली गई है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपका बेटा तो गया ना, तो आप हमारे सर से क्यों नहीं जाते? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अपने बेटे के लिए और उसके दोस्त के लिए। ये ओवरलोडिंग, इसे जो अनदेखा करने का एटीट्यूड है, इस पर रोक लगानी होगी और मैं लड़ूंगा। इस एटीट्यूड को बदल के रहूंगा। आप अभी भी देख सकते हैं बाहर जो ट्रक खड़ा है वो ओवरलोडेड है। क्या आपने इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिया है? सक्सेना साहब, आप हद पार कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। आपने ओवरलोडिंग को रिपोर्ट किया है? आपने उससे पूछताछ की है? आपने उस पर चार्जेस लगाए? मनोहर गुप्ता को कल अदालत में पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते में मस्कट वापस चला जाऊंगा। सर अभी अपनी सुनवाई का टाइम नहीं आया। सर आपको कोई गलत फहमी हुई साहब। उस रात उस रास्ते पर हम थे ही नहीं साहब। 6 महीने हो गए साहब, हम उस रास्ते से गए नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने कंस्ट्रक्शन साइट पर और धर्म कांटे पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखा था, वो भी जानबूझकर। सब गरीब आदमी है साहब, ट्रक चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं साहब। आप हमारे पीछे क्यों पड़े साहब? तुमने मेरे बेटे को मारा है। वो सिर्फ 17 साल का था, उसके दोस्त को भी। तुम गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन तुमने उसके ऊपर भी गाड़ी चला दी। तुम खूनी हो। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। नंबर प्लेट पुरानी से नई कर देने से तुम बच नहीं पाओगे। तुम गुनहगार हो और तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मैं अंत तक लड़ूंगा। सर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मनोहर गुप्ता निर्दोष हैं। एक्सीडेंट जहां पे हुआ वहां पे उनका ट्रक मौजूद ही नहीं था। जो भी सबूत आपके सामने रखे गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का रिपोर्ट हो, धर्म कांटे का रिपोर्ट हो, उसमें जिस ट्रक का नंबर है वो ट्रक मेरे क्लाइंट का नहीं है। वो मनोहर शायद कोई और हो सकता है। एक और विनती करना चाहता हूं
कि मेरे क्लाइंट का ट्रक अभी तक पुलिस की हिरासत में है और उसमें 22 टन माल पड़ा हुआ है। वो माल अगर वैसे ही वहाँ पड़ा रहा तो ट्रक के टायर जो हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, इसलिए उस माल का अनलोड होना बहुत ज़रूरी है। मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मेरे क्लाइंट के ट्रक को रिलीज कर दिया जाए। मनोहर गुप्ता को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और साथ ही पुलिस को यह सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे और मनोहर गुप्ता का जो ट्रक पुलिस कस्टडी में है उसे तुरंत रिलीज किया जाए। डियर सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोर्ट ने उस ट्रक को रिलीज कैसे किया, जबकि सन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ऐसे ट्रक को और उसमें रखे मटेरियल को कानून के हिसाब से कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए था। सर, मैं आपको इस बारे में भी बताना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में खुलेआम ट्रक्स की ओवरलोडिंग जारी है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। सभी अधिकारी ये सब जानने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी जरूरी हो वो एक्शन लें। डियर सर, मैं एक बार पहले भी आपके पास इंस्पेक्टर सचिन जोशी के बारे में शिकायत लेकर आया था। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बेटे आदित्य और उसके फ्रेंड ध्रुव की डेथ जिस तरह से हुई उसकी छानबीन ठीक तरह से नहीं की गई है। ऐसा लगता है जैसे इंस्पेक्टर साहब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सारी केसेस की फाइल पीएसआई अमर के पास है। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हारे सस्पेंशन के बारे में सुना? कोई बात नहीं सर, होता है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अगले 5 साल के लिए मेरी प्रमोशन पर पाबंदी लग गई। कोई इंक्रीमेंट भी नहीं होगी। मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन सर, क्या मेरे जाने से हालात बदल जाएंगे? इस पुलिस स्टेशन में 20 से 22 का स्टाफ है और गाड़ी सिर्फ एक। यहाँ की यही हकीकत है जो हमने आज तक दिन रात फेस की है। अब आप करेंगे। सर, एक टाइम पर 2 केस आ जाए तो समझ में नहीं आता कि किसे अटेंड करें। सब कुछ खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। सचिन, इस केस के इन्वेस्टिगेशन में मुझे काफी खामियां नजर आई। मैंने पूरा केस स्टडी किया। विक्रम सक्सेना ने अपने खुद के बलबूते पर उस ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर को लूटा, जबकि ये काम हमारा था। सर, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई और इन्वेस्टिगेशंस में भी काफी खामियां रही, लेकिन क्या फर्क पड़ता सर? उस ट्रक ड्राइवर को तो जमानत मिल ही गई। ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि ये केस आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। इस तरह के मैटर्स चलते रहते हैं। एनीवे, अब मैं चलता हूं सर। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद। भाई साहब, अगली सुनवाई 1 महीने बाद है। मैं वापस आऊंगा। मैंने रागिनी से कहा है कि वो फॉलो अप करती रहे। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब हम चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा आदित्य वापस तो नहीं आएगा ना। सुनवाई चलती रही। साल 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हर बार विक्रम इंडिया आते। उन्होंने अपनी नौकरी तक बदल ली थी, पर सुनवाई थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। कभी मनोहर गुप्ता अदालत में नहीं आता, कभी उसका वकील। अदालत में केस चलता ही रहा। अब विक्रम की ये लड़ाई सिर्फ अपने बेटे आदित्य और उसके दोस्त ध्रुव के इंसाफ के लिए नहीं थी। अब उनकी ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां गैर कानूनी काम खुलेआम हो रहे थे। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ
जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। विक्रम और उनके भाई विपिन ध्रुव के माता पिता का सहारा बन गए थे। एक माँ और एक बहन ने हालात को एक्सेप्ट करके खामोशी से जीना सीख लिया था। वो अब भी दुखी थी, पर जीना भी जरूरी था। एक तरफ बेटे और भाई को खोने का दर्द, तो दूसरी तरफ एक पति और पिता के इस संघर्ष की फिक्र। मिस्टर सक्सेना, मैं आपके केस के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि पिछले 2 सालों से आप मेरे ऑफिस से संपर्क बनाए हुए हैं। जानता हूं कि आप आरटीआई के तहत ओवरलोडेड ट्रक्स की जानकारी की मांग कर रहे हैं। सर, आप देख सकते हैं कि हाईवेज पर ओवरलोडेड ट्रक्स पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि रास्तों और हाईवेज का निर्माण पब्लिक के पैसों से होता है और इन ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से इन रोड्स की उम्र कम हो जाती है। सर, ये ओवरलोडेड ट्रक्स न सिर्फ उनके खुद के लिए सेफ्टी हजार्ड है, बल्कि रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स के नंबर्स को देखिए, फिर भी ये सब कुछ जारी है। कोई इसे रोकना ही नहीं चाहता। आपका गुस्सा जायज है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या सच में आप ये मानते हैं कि ये सब ऊपर बैठे लोगों की मर्जी के बिना संभव है? सच बताऊं तो मैं भी जब यहाँ आया था तो यही सोचता था कि सारे गैर कानूनी काम रोक लूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, पर यहाँ कोई एक्शन लो तो उधर कोई न कोई बड़ा अधिकारी आकर सामने खड़ा हो जाता था। मुझे बहुत प्यार से धमकाया गया कि अगर मैंने चीजों को बदलने की कोशिश की तो मेरा तबादला कर दिया जाएगा, मुझे किसी न किसी केस में उलझा दिया जाएगा, फिर मुझे यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद इधर उधर घुमाते रहेंगे, तब तक जब तक कि मैं खुद थक न जाऊं। आप एक ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैंने सारी बात सच बता दिया। पर आप ईमानदारी से कब तक लड़ सकते हैं? आप कब तक इस सिस्टम से एक ईमानदार जवाब की उम्मीद रख सकते हैं, जबकि इसकी नींव ही बेईमानी पर रखी हुई है? आप हर जगह देखिए, कोई भी ईमानदार अधिकारी प्रशासन में टिक ही नहीं पाता। सर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मनोहर गुप्ता की मौत हो चुकी है। कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ये केस बंद कर दिया जाए। विक्रम, अब हमें मान लेना चाहिए कि मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। Let's accept this as a closure. पता नहीं कब बेटे के लिए शुरू की गई लड़ाई मुझे यहाँ तक ले आई। मेरा मकसद सिर्फ मनोहर गुप्ता को सजा दिलवाना नहीं था। मनोहर जैसे लोग पैदा ही क्यों होते सिस्टम में? अब ये सवाल मुझे डिस्टर्ब करता है। कोई आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो दूसरे की जान की परवाह किए बिना उस पर गाड़ी चढ़ा दे और वहां से गायब हो जाए? उसे क्यों किसी दूसरे की मौत पर अफसोस नहीं होता? क्या असली गुनहगार मनोहर था, या ये जो कुछ भी हुआ वो सब डेस्टाइन था? प्राची, बैड गवर्नेंस, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ तो डेस्टिनी नहीं हो सकता ना। हमें ऐसी सरकार मिलती है क्योंकि हम उसी के लायक हैं, क्योंकि हम कोई सवाल ही नहीं उठाते। हम पर हो रही हर नाइंसाफी को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, तो यही सब कुछ तो मिलेगा ना हमें। मैं गुस्सा हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं कि मैंने अपना बेटा और उसके दोस्त को ऐसी गवर्नमेंट की वजह से खो दिया। अगर मुझे सच पता ना होता तो शायद मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया होता। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस प्राची। इग्नोरेंस ब्लिस कैसे हो सकता है? उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा था।
कि आंखें खोल के जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा पैसा आंखें बंद करके बना सकते हैं। और आंखें सिर्फ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बंद नहीं, हम आम आदमियों की भी आंखें बंद। आंख बंद, कान बंद, होठ बंद। हाँ बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड पापा। सुप्रीम कोर्ट से लेटर आया है। क्या लिखा है? डियर मिस्टर सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट के 2005 के ट्रक्स के ओवरलोडिंग के ऑर्डर का पालन ना होने के संबंध में आपका लेटर मिला। आपने इस बात की और हमारा ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऑर्डर का पालन करवाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के दायरे में नहीं है। ये काम प्रशासन का है। हमारी गुजारिश है आप इस संबंध में प्रशासन से संपर्क करें। बस इतना ही है पापा। ठीक है बेटा, मैं वहां आने के बाद देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। बाय। विक्रम सक्सेना की लड़ाई अब भी जारी है। वो अब भी ट्रक की ओवरलोडिंग में चल रही धांधली की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। वो तस्वीरों और आरटीआई के जरिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थमे। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये आम आदमी का पैसा है। और इन रास्तों की उम्र इसलिए भी कम होती है क्योंकि इन पर ओवरलोडेड ट्रक्स और वो ट्रक्स जिनकी रोड पर चलने की उम्र बीत चुकी है, बिना रोक टोक के चलते रहते हैं। और रोड पर सफर करने वालों की जान को इनसे खतरा बना रहता है। हाईवे पर पास से गुजरते माल से लदे ट्रक को देखकर लोग तस्वीरें लेते हैं और उन्हें सोशल वेबसाइट्स पर डालते हैं इस कमेंट के साथ, ये मेरा इंडिया। पर क्या कभी सोचा है कि इस तरह से चलने देने के लिए कितना पैसा खिलाया जाता है? कितने लोगों की मुट्ठियां गर्म होती हैं? आगे और कितनी मुट्ठियां गर्म होंगी जब ये ट्रक तेज रफ्तार से किसी पर से गुजर जाएंगे या रास्ते पर चलती किसी गाड़ी से टकराएंगे। दुर्घटना में हुई मौत से संबंधित कानून एक अलग मैटर है, पर हमारे सामने ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां मरने वाले का परिवार न्याय के लिए संघर्ष करते करते थक जाता है। लेकिन क्या हाईवेज पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती? इस सवाल का जवाब बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो जैसे ये पूछना हुआ कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस स्टाफ रिश्वत देना कब बंद करेगा? क्या एक सीनियर लेवल का बड़ा अधिकारी ये धांधली रोक सकेगा? क्या अच्छा और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन कभी संभव हो पाएगा? क्या भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारें भी ये स्वीकार करेंगी कि वो भ्रष्ट है और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर साल सड़क हादसों की वजह से लगभग 12,40,000 लोगों की मौत होती है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से एक साल में तकरीबन 1,35,000 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें से ज्यादातर हादसों का कारण होता है नशे में गाड़ी चलाना। इन आंकड़ों के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या 2011 में 1,36,000 से बढ़कर 2012 में 1,39,000 हो गई। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब हैं। यहाँ हर घंटे में लगभग 13 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। ये सोचने वाली बात है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, दुर्घटना से देरी भली यह हम सब ने पढ़ा है, पर इस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।